Hello everyone, welcome to PIB Insights. So today we are going to do the articles from the last Friday and Saturday for the Sunday, and today we'll cover tomorrow. ठीक है. So हमारा अप्रोच आपको पता ही है बिकॉज ऑलरेडी 2 वीक्स हो गए हमें PIB Insights की सीरीज़ को, लाइक मोर देन 10 वीडियोज़ के अराउंड हमारी हो गई हैं. तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वी ब्रिंग दी 5 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस based on the PIB articles that were most important and related to your RBI Gate B 2024 एग्ज़ाम. ठीक है. इसके अलावा we bring the topic of the day which ensures कि the topic which deserves the attention, due diligence, जो attention deserve करता है वो topic को हम pick करके उसको थोड़ा डिटेल में explain करें, उसके nuances को पकड़े एंड जो एग्ज़ाम में वहाँ से पूछ सकते हैं वो एरियाज़ को डिटरमाइन करके आपके सामने लेके आए. ठीक है. उसके अलावा हम 5 जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, वी डू नॉट टेल यू द आंसर्स टुडे. हम उसके आपको PIB लिंक देते हैं जिसको खोल के आप खुद से उसको आंसर करने का ट्राई कीजिएगा. ठीक है. इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा. प्लस आपको कुछ नहीं करना, जस्ट PDF डाउनलोड करनी है एंड वहाँ से लिंक जो गिवन है PDF में वो खोल के PIB की न्यूज़ रीड करनी है एंड क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं बस. अगर आपको ये नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट डे वीडियो. उस डे की वीडियो के स्टार्टिंग में हम जो प्रीवियस डे के 5 क्वेश्चन थे उसके आंसर विद सोल्यूशन बताते हैं. ठीक है. तो आज का लेक्चर है हमारा, टॉपिक ऑफ द डे है आज का लीड्स. लीड्स है हमारा बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर ईज़ लेके आने के लिए, उनको बेसिकली मेजर करने के लिए एक लीड्स रिपोर्ट रिलीज़ करी है DPIIT ने. बेसिकली वो बताती है कि स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स. ठीक है. लॉजिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली, it is like transporting goods and goods basically, not service, transporting goods from one place to another. It includes your domestic as well as your export, even import also. ठीक है. So ये logistics होता है, इसके बारे में बात करेंगे. इससे पहले ही हमारा फ्राइडे को एक चीज़ न्यूज़ में थी बिकॉज सम कॉस्ट असेसमेंट रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्यू इंस्टीट्यूट्स. उस पर हमने क्वेश्चन भी दिया था आपको, तो उससे रिलेटेड ही लॉजिस्टिक्स पे है. हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी देखेंगे. ठीक है. उसके अलावा जो हमारा लीड्स इंडेक्स है, जो हमारा इंडिया का अपना डोमेस्टिक इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक से कैसे, वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से कैसे लिंक है वो भी हम देखेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सो कल के क्वेश्चन थे हमारे, दिस वॉज योर ऑन द क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ठीक है. इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इट इज़ फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ठीक है. नॉट फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इस साल के बजट में, 23 के बजट में, इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आई है गवर्नमेंट. क्या चेंजेस लेके आई है? फर्स्ट ऑफ ऑल द लिमिट ऑन सीलिंग फॉर गारंटी इन ₹2 करोड़. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट हैज़ बिन इंक्रीज टू ₹5 CR. इट हैज़ इंक्रीज टू ₹5 करोड़. तो पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत. Second is no legal proceedings will be required on guarantees for loan outstanding up to ₹10 lakh. This is the correct statement. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी का लोन 10 लाख से कम का है, किसी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री का लोन 10 लाख से कम है, तो उनके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी इफ़ दे अनेबल टू रीपे द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी. हाँ, किसी का 10 लाख से ज़्यादा है तो उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगी. ये है स्टेटमेंट कह रही है. थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि एनुअल गारंटी फ़ी. अब गारंटी फ़ी कौन चार्ज करता है और कौन पे करता है? बेसिकली क्या होता है कि देखो, ये जो फंड है, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट फंड. ठीक है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट का है सेंट्रल गारंटी फंड. बेसिकली ये बैंक्स को गारंटी दे रहा है, तो अल्टीमेटली बैंक्स पे इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक्स का फ़ायदा हो रहा है ना. बैंक्स अब लोन देते वक्त हेजिटेंट नहीं होंगे, दे विल गिव द लोन्स ईजीली. उनको इतना इशू नहीं क्रिएट करेंगे वो. बट द थिंग इज़ कि उनको दे हैव टू पे द गारंटी फ़ी टू द, बिकॉज उनको गारंटी सेंट्रल फंड दे रहा है, तो उनको जो फंड दे रहा है उनको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है. किसको पे करना पड़ता है? बैंक्स को पे करना पड़ता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये कितना होता है? ये भी कम कर दिए गए. पहले ये 1 करोड़ तक पे अराउंड 2% मिनिमम था, अब ये 0.37% हो गया है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ B and C आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. दिस इज द लोएस्ट. अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है. इट इज़ नॉट कि दिस इज द फिक्स परसेंटेज. दिस इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द लोन गारंटी फी हो सकती है. दिस इज द लोएस्ट. ठीक है. बोथ B and C आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. नाउ अनदर क्वेश्चन वाज कि
जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सो 40% क्या होता है, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनको 40% तक एटलीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना पड़ता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत सारे स्कोप आ जाते हैं, इट हैज़ अ बिग स्कोप, बहुत सारे एरियाज़ आ जाते हैं, बी वीकर सेक्शंस को देना, एक्सपोर्ट के लिए देना, एग्रीकल्चर को देना, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देना, और सबकी लिमिट होती है। अंडर द 40% एवरी सच डोमेन इज़ बीइंग गिवन देयर ड्यू शेयर। तो उसी में एग्रीकल्चर को कितना दिया जाता है, सो इट इज़ 18% एंड दिस इज 18% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, बैंक की क्रेडिट यानी बैंक का लोन का कितना परसेंट आपका एग्रीकल्चर में जा रहा है PSL के तहत, इट इज़ 18%। अब यहाँ पे आपको यहाँ रुकना नहीं होता है। जब आप ऐसी चीज़ें क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको देखना है बाकी सेक्शंस को कितना है, लाइक आप पता करो वीकर सेक्शंस को कितना है, जिनके माइनॉरिटी SC ST OBC जाते हैं उनको कितना परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर जा रहा है, MSMEs को कितना प्राइवेट सेक्टर जाना चाहिए परसेंटेज। ठीक है, ये चीज़ें एक्सपोर्ट को कितना जाना चाहिए, तो ये चीज़ें आप खुद से एक बार सर्च भी किया करो वंस, सो तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक होती है। इट इज़ नॉट यू हैव रेड अबाउट दिस थिंग एंड जस्ट खत्म हो गया काम। यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड। ठीक है, दिस इज इट। नाउ द अदर वाज द क्वेश्चन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में डिफरेंस है। जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं डेट स्पेशली डील्स विद द issues related to your rape, sexual assault, special children, so POCSO Act and Indian Penal Code उसमें आ जाता है। बट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इसके अंदर इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू योर स्पेशल एरियाज। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हीनियस क्राइम्स आ जाते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली दी POCSO Act विच इट कवर्स लॉट ऑफ डिफरेंट एक्ट्स। सो पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। Second is it is available to under trial prisoners as well. This is incorrect statement. It is not available to under trial. मतलब somebody who is already under trial, under some court, maybe district court, high court, he would not be able to get to the fast track court. So under trial के लिए, under prisoners के लिए, first of all they are the prisoners. ठीक है, जो already prison में है and they are still under trial, उनके लिए ये fast track courts की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, so ये भी गलत है। C statement is Article 39 of the Constitution promotes justice on a basis of equal opportunity. So this is the correct statement. ठीक है, so this is कि Constitution के अंदर हमारे there are fundamental rights, then there are directive principles of state policy. So DPSP इसका ही पार्ट ये होता है। इसके बाद आती है मेरी fundamental duties। तो DPSP बेसिकली क्या होता है, these are kind of your constitutional rights, बट इस पर आपका मूल अधिकार नहीं है। ये स्टेट्स को स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को बताती है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करनी है, यूर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज, बट दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, बट गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड। अगर आप अब बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ये नहीं प्रोवाइड करेगी फ्री एंड फेयर जस्टिस, तो अल्टीमेटली उनके नेक्स्ट टाइम चांस है कि लोग उनको वोट ना करें। सो DPSP इसका बेसिकली ये होता है, दे आर नॉट फंडामेंटल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट उनको एम्पावर करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट DPSP नहीं इम्प्लीमेंट करती है थ्रू देयर एक्ट्स पॉलिसीज, देन अल्टीमेटली पीपल विल नॉट वोट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस इज अंडर द DPSP आर्टिकल 39A। सो ओनली C इज द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर, बाकी दोनों हमारी क्या है, गलत है। एक बार खुद से द लिंक है प्रोवाइड इन द प्रीवियस वीडियो, आप वहाँ पे जाके खुद से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो काफ़ी न्यूज़ में रह रही है, तो यहाँ से मे बी चांस है कि क्वेश्चन आ जाए, इट इज़ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं, तो वो ESI का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सो दिस इज अ स्कीम, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर एनी एक्ट, तो दोज हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट अंडर ESIC, EPFO एंड अदर इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स, दे आर being provided benefit under this PM श्रम योगी मानधन। अब इसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल इन द एज ऑफ 18 to 40 ओनली दे कैन basically take part in this pension scheme. Once who has crossed the age of 40, they will not able to take the part in this scheme. But the point here is that even if you have taken part in at the age of 39, 15, 16, 19, 20, 21, at any age, you have to contribute till you reach the age of 60. Once you reach the age of 60, you get minimum assured pension of ₹3,000.
ठीक है, आपको मिनिमम 3,000 की पेंशन होती है, आपको उससे ज़्यादा ही मिल सकती है अगर आपने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया है तो, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3,000 मिनिमम मिलेगी एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है। और इसमें एज ग्रुप क्या है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो, इट इज़ 80 to 40 ईयर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा समटाइम द क्वेश्चन आस्क्ड कि अगर किसी आदमी जो 18 में ज्वाइन कर रहा है प्लस उसको मिनिमम 3,000 ही चाहिए, पेंशन ही चाहिए, तो उसको कितना मिनिमम पे करना पड़ेगा मंथली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, तो ये आपको खुद से सर्च करना है एंड कमेंट में इसका बताना है कि द पर्सन हु हैज ज्वाइनिंग एट द एज ऑफ 18 एंड ही विल गेट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स द मिनिमम 3,000 pension, how much he has to pay monthly. So this you can get from the Shram Yogi Mandhan website on their FAQ section. Even if you do not get it, I will provide you it in the next video, ठीक है, do not worry. So the next question is that the logistic cost in India assessment and long term framework report ये किसने दी थी? So this was by the National Council of Applied Economic Research, NCER, काफ़ी बड़ा रोल रहता है इनका लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक भी साथ में था, ठीक है। सो बोथ 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऐसे एग्जाम में क्या होता है कि आप जब मार्क करते हो ना, आप देखते हो नीति आयोग भी है, तो आपको लगता है कि नीति आयोग भी कहीं ना कहीं हो सकता है, बिकॉज नीति आयोग भी काफ़ी रिपोर्ट्स निकालता है, डिफरेंट एरियाज़ में निकालता है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो उनका काम होता ही है कि भाई असेस करना, फ्रेमवर्क बनाना, तो कहीं ना कहीं वो भी इंक्लूड हो सकता है। तो आई एम श्योर ही काफ़ी बंदे इन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, वो ऑल 1 2 3 मार्क करके इसको आ जाएंगे, ठीक है, या फिर खाली नीति आयोग मार्क करके आ जाएंगे। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, बट इसका आंसर है 4 स्टेटमेंट यानी बोथ 2 and 3 NCER एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। सो सिंस लॉजिस्टिक सेक्टर की ही बात हो रही थी, तो अब लॉजिस्टिक सेक्टर में ही रिसेंटली एक बेसिकली रैंकिंग निकल के आई है विच इज़ कॉल्ड एज लीड्स 2023। इसकी प्रॉपर रिपोर्ट आई है, DPIIT ने निकाली है, ठीक है। सो लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना हमसे पूछ लेता है कि लीड्स के अंदर ई क्या है ना, कभी ऐसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। लाइक आई रिमेंबर इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन दे आस्क्ड ऑन लाइक दे आस्क्ड कि सीपेस होता है एक, सीपेस बेसिकली एक ना चीज़ होती है, सीपेस इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी कंपनीज जो बंद हो गई हैं उनको एग्जिट करवाने में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से निकलने में, एक बंद कर क्लोजर करवाने में जल्दी हो, दे शुड नॉट बी, कोई कंपनी खुलने में भी टाइम लगता है, बंद करने में भी उसको यू हैव टू सबमिट सम पेपर्स, तो उसमें भी टाइम लगता है, तो वो फास्ट वे में हो उसके लिए सीपेस बनाया गया था। तो एग्जाम में पूछा गया था सीपेस के अंदर ई के फुल फॉर्म, ई का मतलब क्या है, सो इट वाज एग्जिट, ठीक है। सो ऐसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये तो सिंपल है, लीड्स का आप गैस कर भी लोगे, बट समटाइम्स कुछ डिफिकल्ट होते हैं, लाइक मिस्टी जैसे मैंने बताया था, उसके अंदर देखें आस्क आई क्या है मिस्टी के अंदर। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो लीड्स एक इंडेक्स है DPIIT, दिस इज द 5th एडिशन ऑफ लीड्स 2023 में जो अभी आया दिसंबर के अंदर, ये 5th है, इससे पहले 4 आ चुके हैं, ठीक है। नाउ ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ठीक है। सो इट इज रिलीज अंडर काइंड ऑफ टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी समहाउ, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर लिए गए हैं। क्या क्या लिए गए हैं? आपने सुना होगा PM गति शक्ति, ठीक है ना, आपने सुना होगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपने सुना होगा ई-वे बिल। सो जितने भी ये चीज़ें हैं, आपने सुना होगा लॉजिस्टिक्स पार्क, ठीक है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं दीज आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर। जब एफिशिएंसी बढ़ाओगे सेक्टर की तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी, और यही हमारा अल्टीमेट एम है। मैं आगे बात करूँगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, क्या क्या हमारा एम है, ठीक है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को। तो बेसिकली हमारी आज की डेट में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, इट इज़ मोर देन 10% ऑफ GDP, ठीक है। और सोचो अगर हम ये कम कर दें तो क्या फ़ायदा होगा। जब हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है तो जो हम चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे कोई फरीदाबाद में इंडस्ट्री है, वहाँ से कोई चीज़ बन के जैसे अफ्रीका में एक्सपोर्ट हो रही है, उसके इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लग रही है उसको अगर हम कम कर दें तो अल्टीमेटली उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, और मे बी फॉरेन में डिमांड बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की, प्राइसेस कम हो जाएंगे। वन थिंग इज़ दिस, ये एक्सपोर्ट का फ़ायदा। इवन डोमेस्टिकली भी अगर आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट पहुँचाना है, बीच में कम ब्लॉकेजेज हों, कम चेक्स हों,
चेक्स हो, मतलब कि देयर हैज़ टू बी सिक्योरिटी बट लिमिटेड चेक्स हो एंड स्मूथली हो। फॉर एग्जांपल जो हमारा फास्टैग इनिशिएटिव था, इसने कितना ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि खुद सोचो कि पहले क्या होता था कि जो हमारे हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते थे वो लाइन में क्यू में खड़े रहते थे, दे हैव टू वेट, और करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पे। एक तो करप्शन कम हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, प्लस टाइम बच रहा है। दो वहाँ खड़े खड़े पेट्रोल फॉर डीजल जो खर्च होता था, अब तो उसका पोल्यूशन जो आ रहा है वो अलग, प्लस जो कॉस्ट लग रही है वो अलग। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव से ही आप लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम करो। कॉस्ट कम कैसे होगी? जब एफिशिएंसी बढ़ाओगे, सही रोड्स बना के आओ, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, डिजिटली हो, हर चीज़ हो, ताकि आप जस्ट बाय क्लिक आप चेक कर लो कि इस ट्रक के अंदर इतना माल है, इस पे जीएसटी पेड है। यू कैन जस्ट चेक बाय स्कैनिंग द और स्कैनिंग जस्ट बाय राइटिंग दी नंबर प्लेट, ठीक है। अब किसी ट्रक की नंबर प्लेट लिख के उसका जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखने के बाद यू कैन जस्ट गेट टू नो कि हाँ इस ट्रक के अंदर करंटली इतने आइटम्स हैं। देन आप इंश्योर कर लो कि हाँ क्या वो आइटम्स उतने हैं या नहीं है, समथिंग। सो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर पेपर निकालो, पेपर चेक करो, पेपर में फ्रॉड हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। सो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बात करती है कि हमें कॉस्ट कम करनी है, प्लस हमें परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करना है, प्लस हमें डिजिटलाइजेशन लेके आना है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट कराना है। अब खुद सोचो कि देखो, आप जो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अब अगर कोई प्लांट सेटअप हो रहा है तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री है, कोई रोड बन रहा है वहाँ पे फिर दूसरी मिनिस्ट्री है, ठीक है। आपको डिजिटलाइजेशन करना है तो अलग मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब आपको इंपोर्ट करवाना है तो वहाँ पे DGFT है, वो अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब आपको पोर्ट्स के थ्रू करवाना है, वहाँ अलग मिनिस्ट्री है। सो देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, इन सब का खुद में इंटीग्रेशन हो, इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, PM गति शक्ति का मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक जगह पे अब लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, लेट्स से कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि हमें ना एक वी गेट टू नो कि दो विलेज हैं A एंड B, इन दोनों को हमने लेट्स से कि रोड से कनेक्ट करना है। वहाँ पे इनका आपस में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, छोटा सा एग्जांपल है, इनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब सोचो कि कोई भी मिनिस्ट्रीज़ का, डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन नहीं है। मिनिस्ट्री जो वहाँ पे जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा स्टेट का, जैसे सेंट्रल अगर रोड डेवलप कर रहा है, स्टेट डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट ने वो रोड डेवलप कर दिया, अच्छे से रोड बनाने, सब कुछ कर दिया, बट उनको बाद में पता लगा कि उस रोड के बीच से ही एक फाइबर केबल जाने वाली है काफ़ी बड़ी डायमीटर की, तो उस चक्कर में रोड को तोड़ना पड़ेगा दोबारा। अब खुद सोचो, अगर पहले ही उन्हें पता लग जाता मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे कि यहाँ पे फाइबर केबल आने वाली है, यहाँ तो वो साइड से रास्ता निकालते या फिर कुछ वहाँ ब्रिज बना देते, कुछ समथिंग ऐसे करते, तो उनकी कॉस्ट कम आ जाती। तो ऐसे ही अगर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ आपस में इंटीग्रेट होंगी, डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट रहेंगे, तो जो भी लॉजिस्टिक्स में प्रोजेक्ट्स हैं वो स्मूथली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको क्या करना है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स एक प्लेटफॉर्म बनाना है, यूलिप जिसे कहा जाता है। उसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर को डेटा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को डिफरेंट इंडस्ट्री से डेटा मिलेगा, डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर अपनी नई कोई ऐप बना सकता है, कुछ बना सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। अब इसी में ही नॉट एग्जैक्टली लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में ही अब एक पार्ट ऑफ ड्राइवर फटीग का भी एक पार्ट होता है। तो रिसेंटली क्या हो रहा है, आई थिंक बाय फ्रॉम 2025 अब ट्रक ड्राइवर्स को स्पेशली कहा गया कि उनके ट्रक्स के अंदर AC होना चाहिए, मैंडेटरी हो गया। अभी क्या आप देखते होगे कि जो नॉर्मल ट्रक्स होते हैं उनमें ACs नहीं होता है, AC यूनिट नहीं होती है, यूजुअली नहीं होती है अगर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रक नहीं है तो, ठीक है। तो अब उसको मैंडेटरी कहा गया, बिकॉज अल्टीमेटली अगर AC होगा तो ड्राइवर को फटीग कम होगा, ठीक है, और बाकी जो स्ट्रोक के चांसेस, बाकी चांसेस भी कम हो जाएंगे, फटीग कम होगा, बेसिकली हेल्प करेगा। जब फटीग कम होगा तो एक्सीडेंट कम होंगे, ठीक है। आप ऐसे लिंक करो चीज़ों को, एक्सीडेंट कम होंगे तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट में क्या नुकसान होता है, एक तो वहाँ पे ऑफकोर्स ट्रक का जो पर्सन चला रहा है उनका भी है नुकसान होता है, डेथ भी, कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, लाइफ टाइम इंजरी हो सकती है। उसके अलावा केस का नुकसान हो सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब हो सकता है, प्लस जो ट्रक के अंदर लोड हुआ होगा माल वो भी ख़राब हो सकता है इन एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट आपको कम करने कैसे करोगे, फटीग कम कराओगे। फटीग कैसे कम कराओगे, आप ट्रक के अंदर AC यूनिट लेके आ रहे हो बाय 2025। ये एक एग्जांपल है छोटा सा। तो ऐसे डिफरेंट इनिशिएटिव्स करने हैं। तो टारगेट क्या NLP के अंदर, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। कितना करना है,
लेस देन 10%, सिंगल डिजिट के करीब लेकर आना, 8 to 9% के अराउंड अगर ले पाते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम कहीं ना कहीं मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएसए के काफ़ी करीब हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, रैंकिंग इंडिया की, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कितनी रैंक के अंदर एनएलपी कहता है टॉप इधर 30, 35, 50, कितनी रैंक, फिलहाल हम कितनी रैंक पे हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। अब आगे देखेंगे कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, ठीक है। इसी को टारगेट इंप्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान क्लैप। इसके अंदर क्या है, 8 चीज़ें हैं। पहली है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग ऑफ सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अगर हम बेंचमार्क नहीं करेंगे तो हम गेज कैसे करेंगे परफॉर्मेंस को, ठीक है। अगर हम ये नहीं बेंचमार्क कर पा रहे कि अगर कोई प्रोडक्ट दिल्ली से अफ्रीका जाए, हम चाहते हैं कि वो 2 दिन के अंदर अफ्रीका पहुंच जाए, अगर आज दिल्ली से निकला है तो 2 दिन के अंदर वो अफ्रीका पहुंच जाए प्रोडक्ट, ये हमारा बेंचमार्क है। और वहीं उसको 4 दिन लगा तो हम कहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो बेंचमार्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्टेट का एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्टेट्स को आपस में लिंक्ड रहना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए हमारा जो लीड्स इंडेक्स है इसी पे फोकस कर रहा है कि स्टेट से क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, क्या पॉलिसी में रहे हैं इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। एक्जिम लॉजिस्टिक्स, तो एक्जिम लॉजिस्टिक्स में क्या रहता है, लाइक पोर्ट्स, ठीक है, कंटेनर्स, जो सब होता है एक्जिम लॉजिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। सर्विसेज इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क, सेक्टोरल प्लान्स फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट लॉजिस्टिक्स पार्क। लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड एरिया जोन जहाँ पे आपका डिफरेंट चीज़ें आके इनके मैनेजमेंट होकर देन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रॉपर वे, वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं या फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स पार्क होते हैं। क्या होगा लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर, बेसिकली प्रोडक्ट्स आएंगे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये सब होगा लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर। हम बात करते हैं लीड्स इंडेक्स की। तो जो लीड्स हमारा जो ये है, इट इज़ टेकन ऑन द लाइन्स ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, बट देयर इज अ डिफरेंस इन लीड्स एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इट इज़ बेसिकली फोकस्ड टुवर्ड्स परसेप्शन बेस्ड सर्वेज, वेयर लीड्स हैज़ बोथ परसेप्शन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग। तो लीड्स जो हमारा है उसके अंदर परसेप्शन बेस्ड भी है प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, बट एलपीआई इज मोस्टली फोकस्ड ऑन परसेप्शन बेस्ड, ठीक है। तो लीड्स इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द पिलर्स ऑफ दिस लीड्स। क्या क्या पिलर है हमारे, 3 पिलर है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ठीक है। एक दूसरा पिलर ये है, तीसरा हमारा ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, 3 पिलर हैं, ओके। अब उसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है जो परसेप्शन सर्वे है, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्टिव सर्वे एंड परसेप्शन सर्वे। लीड्स के अंदर दोनों है, ठीक है। दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव सर्वे के अंदर हम क्या क्या मेजर कर रहे हैं, परसेप्शन सर्वे के अंदर हम किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, दैट यू कैन रीड फ्रॉम हियर। अब इसके अलावा बात करूंगा मैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, उसकी 2023 के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है बाय 6 प्लेसेस फ्रॉम 44th to 38th। तो हम 38th है करंटली इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमें बाय 2030 को 25 तक लेके जाना है, हैव टू बी इन द टॉप 25, ठीक है। 2014 के अंदर व्हेन द एलपीआई वाज 54, तो हम तब से लेके अभी तक अराउंड 16 का इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम अपकमिंग बाय 2030 विल बी द टॉप 25 कंट्रीज एज पर द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमारा टारगेट भी किसके अंदर, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट्स, दिस यू कैन रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। 4 एरिया में स्टेट्स को डिवाइड किया गया, यूटीज को डिवाइड किया गया, कोस्टल के अंदर, लैंडलॉक्ड के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंड यूटीज के अंदर। अब अचीवर्स आते हैं, फिर फास्ट मूवर्स आते हैं, फिर एस्पायरर्स आते हैं, ठीक है ना। अब यही होता है, हम एग्जाम की तैयारी करें तो वी आर एस्पायरेंट्स। जब हम
कुछ प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हैं, हम अच्छे से काम करें, वी आर फास्ट मूवर्स एंड व्हेन वी अचीव द रिजल्ट्स वी आर द अचीवर्स। तो कोस्टल के अंदर अचीवर में कौन आ रहा है हमारा? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। लैंडलॉक्ड में कौन है? हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? असम, सिक्किम, त्रिपुरा, ऐसे। तो दिस यू कैन लर्न और रिमेंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में वो क्या पूछेंगे कि अंडर लैंडलॉक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अचीवर्स। तो वहाँ पे ये 4 लिख देंगे, हरियाणा लिख देंगे, पंजाब लिख देंगे, तेलंगाना लिख देंगे, उत्तर प्रदेश, साथ में कोई और स्टेट लिख देंगे जो आंसर होगा हमारा। दे कैन राइट इधर लेट्स से मध्य प्रदेश लिख सकते हैं यहाँ पे वो, यहाँ पे या फिर वो हमारा आई वुड से झारखंड या कोई और स्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान लिख सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लीड्स। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं। सो अगेन एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस और लास्ट लेक्चर की, कभी भी एग्जाम में अगर किसी स्कीम के कंपोनेंट्स गिवन है, लाइक अमृत धरोहर के 4 कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान रहता है, उसको करना और भी डिफिकल्ट रहता है। तो जो अमृत धरोहर है, जो बेसिकली क्या बताया तो आपको, वेटलैंड जो है हमारे रामसर साइट्स है, इन पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए है। इस पे SBI PO मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इसको आपको आंसर करना है। ये आपको शायद से PIB के अंदर नाम मिले, तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाके वेटलैंड इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस पढ़नी है, वहाँ पे आपको 4 कंपोनेंट दिख जाएंगे। अदरवाइज कल के लेक्चर में आपको इसका आंसर बता ही दूंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारी PLI स्कीम, ये थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो अब या PIB से भी कर पाओगे, वो काफ़ी डिफिकल्ट है ये, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे PLI स्कीम दी जा रही है। PLI क्या होता है कि आप पहले तो PLI के लिए आप, हर एक कंपनी PLI के लिए एलिजिबल नहीं होती है, उनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते होते हैं। फिर वो स्टैंडर्ड मीट करने के बाद जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पे उनको इंसेंटिव मिलता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें चीज़ चाहिए, हमें केचप चाहिए, हमें लेस के पैकेट चाहिए, है ना। दिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो फूड से प्रोसेस करके फाइनल गुड बना रही है, इनको क्योंकि हमारे में इंडिया में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, तो इस पर हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी न्यूज़ में था, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के इंसेंटिव्स वो 2023 के दिसंबर में देते हैं। अब 2023-2024 के बेनिफिट 2024 अगले साल के दिसंबर में देंगे, तो इसलिए दिसंबर में इनके बेनिफिट्स गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको ट्राई करना आंसर करने का। मैं को बताता हूँ, अगर आपको PIB पे इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है PLI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री FAQ। आप FAQ जब रीड करोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज कल का वेट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नाउ SCO हमारा न्यूज़ में है। SCO हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स है ना, वो इनिशिएटिव वो सब इंपॉर्टेंट है RBI के लिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ आर ऑल्सो देमसेल्व्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, एक रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर होता है RATS, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर SCO। वन थिंग इज देयर कि SCO का जो हेडक्वार्टर है और RATS का जो हेडक्वार्टर है अलग अलग जगह पे है, इट इज़ नॉट एट द सेम प्लेस। RATS में कौन सा मेंबर स्टेट नहीं है, तो जो SCO का नहीं होगा वही इसका आंसर होगा, तो आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको एक हिंट दे दूँ तो छोड़ो मैं बाद में बताऊँगा। एक हिंट ये है चलो कि इसी साल एक नया मेंबर SCO में ऐड हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे रिटर्न है, तो वो तो आंसर होगा नहीं, आपको आंसर करना है इसको, ठीक है। ये आपको PIB में मिल जाएगा इसका आंसर क्लियरली। नाउ PM जनमन, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू PVTG, ठीक है ना, PVTG से रिलेटेड है। PVTG पे क्वेश्चन भी आ गया था RBI में फेज 2 में इस बारी। सो क्यों, बिकॉज ये सोशल सेक्टर में कहीं ना कहीं डिफरेंट क्लास को कैटर कर रहा है। 2023 में आया था ये, 2022 के अंदर उन्होंने पूछा था वुमेन पे, आई थिंक ट्रांसजेंडर्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सोशल जो सेक्शंस होते हैं ऐसे, उन पे RBI क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए जनमन इंपॉर्टेंट है, पूरा फैक्चुअल है, आप PIB के लिंक खोल के इसको आंसर कर सकते हो।
नाउ देयर इज स्कीम डेयर टू ड्रीम स्कीम, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सिंपली कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है आपको ये आंसर करना है, ठीक है। So here are the PIB links. Just download the PDF, open these links, try to answer them, and write them in the comment section. ठीक है. So I hope आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया हो. ऐसे ही कल भी आइएगा, एंड जो आज के क्वेश्चन थे मैं इसका सोल्यूशन भी लेके आऊँगा, स्पेशली द फूड प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. सो थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडिंग.